हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। और फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म क्यों और कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हाइल एसेंशियल इनसफिशिएंट इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और फेडरेशन द रियल सब्सटेंस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया is attributed to robustness in deep democratic politics, respect of diversity, and institutional values. Three historical texts highlight this evolution. Mainly is फेडरलिज्म के बारे में अगर देखें, चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म के लिए अगर जानना है तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीन्स क्या होता है, और इसका हिस्टोरिकल कैसे ये इसको उत्पत्ति हुई, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये जानना है तो हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल से। मतलब हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था, इसकी वजह से फेडरलिज्म को हम लोग फॉलो करने लगे। तो पहला द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी स्टेट, ऐसा स्टेट जो भाषा, ठीक है, भाषा मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज पे डिवाइड हुई हो, कोई सा ऐसा स्टेट। मतलब सपोज एग्जांपल लें, अगर सपोज एक स्टेट है, मानते हैं एक्स स्टेट में 50% लोग हिंदी बोलते हैं और 20% लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू इन मतलब कि तमिल बोलते हैं, और 20% एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब दो तीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस पूरे रीजन को क्या बोल दिया जाएगा? हिंदी। हिंदी रीजन के अकॉर्डिंग इसको हिंदी रीजन ट्रीट किया जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे साउथ साइड में हमारे क्या है, बहुत कन्नड़ बोले जाते हैं, तमिल बोले जाते हैं, कन्नड़ बोले जाते हैं, तमिल बोले जाते हैं। तो वो उस साइड उस लैंग्वेज का डोमिनेंस है। क्या लिखा है? द फर्स्ट मेजर डेमोक्रेटिक टेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज दी आंध्र प्रदेश। किससे स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना बहुत जरूरी है। पूछे किससे स्टार्ट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड हुआ था। कब? 1953 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वाइल इनिशियली फेयर ट्रेंड माइट एटलीस्ट नेशनलिज्म बैंगस historical proves that recent linguistic states, example Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, actually strengthen national unity and streamline local linguistic diversity. Later on, state like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand were formed based on culture, ethnicity, geographical geography rather than language alone. देखिए, सिंपल सा मतलब ये है इस पूरे पैराग्राफ का कि इंडिया में कुछ क्या है, कुछ स्टेट में कुछ स्टेट में अपना लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कुछ स्टेट का कल्चर डिफरेंट है, कुछ स्टेट का ट्रेडिशन डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन हों, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन बोले तो डोमेन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और उसको अलग अपना स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट का दर्जा मिल जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल उत्तराखंड है, झारखंड है, पंजाब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? इंडियाज़ फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज पॉलिसी। फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज मतलब क्या है? हम लोग कौन सा लैंग्वेज है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेज क्या है हम लोग का, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब 22 लैंग्वेज इंडिया में है। स्टेट कितना है? मतलब इंडिया नंबर ऑफ स्टेट क्या जो भी हो, ठीक है, 22 लैंग्वेज ही है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। उसी तरह टू अवॉइड मेडिटेरियन पिट्सफॉल ओवर नेवरहुड श्रीलंका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अकॉर्ड स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज क्या to any language then instead of Hindi was identified as a primary official language. Since Hindi is a mother tongue of only 44% of India, the state recognized 22 scheduled language. ये बताया मैंने कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियली 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। अंडर 8 शेड्यूल किसके अंदर आता है? 22 शेड्यूल लैंग्वेज 8 शेड्यूल आता है। टोटल कितना शेड्यूल होता है? टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज आता है। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर सेंट्रल एग्जामिनेशन कैन नॉट आंसर नहीं टू है। मतलब कि ये 22 लैंग्वेज ऐसा है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप आंसर लिखने के लिए 22 लैंग्वेज में किसी भी एक लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हो। इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। द प्रैक्टिस मैकेनिज्म फेडरलिज्म एक्सपीरियंस्ड पैराडिग्म शिफ्ट ओवर सक्सेसिव डिकेड। फर्स्ट क्या है? सिंगल पार्टी, सेकंड है कोलिजन इरा, ठीक है। अब मेनली सिंगल पार्टी हेजोमनी का मतलब क्या होता है? सिंगल पार्टी में हेजोमनी से कहने का मतलब बहुत बड़े कंट्री में एक ही पार्टी, ओनली वन पार्टी। एग्जाम्पल क्या है? चाइना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। फॉर सिग्नल प्रेगनेंट द सेम पॉलिटिकल पार्टी इन बोथ सेंटर अक्रॉस द मोस्ट। मतलब क्या है? पूरे कंट्री में कोई एक ही पार्टी, सपोज बीजेपी पूरे कंट्री में रूल करेगी, सेंट्रल में जैसे गवर्नमेंट है बीजेपी का, उसी तरह हर स्टेट में भी उसका अगर गवर्नमेंट हो, द स्टेट गवर्नमेंट रेयरली एक्सरसाइज ऑटोनोमस फेडरल राइट एंड प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंशन ऑफ न्यू दिल्ली। मतलब अगर मतलब हम 28 स्टेट में अगर सपोज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का है, ठीक है, और अदर 15 या 20 स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ओवरऑल ये पूरे कंट्री में ही बीजेपी का रूल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंगल पार्टी हेजोमनी।
कॉलिजन पार्टी क्या है? कॉलिजन मतलब क्या हुआ, ए है, बी है, ठीक है, दोनों इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ए और बी। एक ए एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, बी एक पॉलिटिकल पार्टी का नेम है। दोनों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और ए को 70 वोट मिला, बी को 65 वोट मिला, और एक सी भी है। सी ये बहुत नॉमिनल और स्मॉल पार्टी है, इसको मिला कितना वोट, 10 वोट। अब ठीक है, ओवरऑल किसी भी पार्टी को जीतने के लिए चाहिए था 80 वोट, 80 वोट, 75 वोट, 75 वोट अगर कोई भी पार्टी लेके आती तो वो ऑन करती है, बट किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ए सी के साथ जुड़ जाएगी या तो बी सी के साथ जुड़ जाएगी। तो ये क्या होगी, कोलिजन, मतलब दो पार्टी मर्ज हो जाएगी और फिर वो रूल करेगी इंडिया पे, मतलब रूल करेगी कंट्री पे, रूल एंड लॉ के लिए, रूल एंड लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल मीन्स नो सिंगल पार्टी नहीं है, दो पार्टी है, ठीक है, और सिक्योर क्लियर मेजोरिटी, नेसेसिटी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कोलिजन गवर्नमेंट एट सेंटर, fostering a culture multi respect, autonomy, power, and sharing a shift was legally enforced by Supreme Court, which made the arbitrary dismissal for state government highly difficult, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, थर्ड ईयर। हम लोग पढ़े थे अभी मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, इस दोनों के बारे में तो अभी डिटेल में पढ़ें कि यहाँ इस पे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगा, कॉलिजन होगा, किस तरह से होगा, और मतलब हायरार्की क्या होगा, पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम, इस तरह से एक्सेट्रा। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया ऊपर में। अब हम लोग मेनली डिस्कस क्या करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स थर्ड ईयर सबसे नीचे आते हैं लोकल, पंचायत, ग्राम, ये सब के बारे में। एज अ वास्ट जस्टली पॉपुलेटेड नेशंस लाइक इंडिया कैन नॉट बी गवर्न एफिशिएंटली थ्रू सिंपल टू टायर मतलब स्टेट और सेंटर। Some Indian states are geographically larger than Soviet Union condition. Uttar Pradesh is larger than the Western population. महाराष्ट्र is roughly size in Germany. This internal scale necessitates structural difference. मतलब क्यों नीड हुआ थर्ड टायर का? थर्ड टायर का नीड इसलिए हुआ कि इंडिया ड्यू टू पॉपुलेशन, ठीक है। सोचिए आप कि उत्तर प्रदेश इज लार्जर देन रशियन पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश सिर्फ ओनली उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो रशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जरूरत तो पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए थर्ड टायर लाया गया है। Decentralized defined. It is systematic transfer of specific administrative power, final resources and decision making authority from the center state level downward democratically active local government bodies, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, डिफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम लोग पैसा एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पैसा एक्ट मतलब पंचायत से रिलेटेड एक्सटेंशन के लिए वो हम उसको बोलते हैं 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये रूरल के लिए है, ये अर्बन के लिए है, मतलब ये विलेज के लिए है और ये टाउन के लिए है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या किया, इंट्रोड्यूस है मेजर अपडेट्स, क्या अपडेट्स किए, मैंडेटरी रेगुलेशन, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होना कंपलसरी है। और ये भी है कि इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम जो एज होता है वो ओनली 21 ईयर है, 21 साल से आप ऊपर हैं तो आप एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में। कौन सा इलेक्शन में, पंचायत का इलेक्शन में, ठीक है। मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होगा ही होगा। सेकेंड क्या है, रिजर्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। मैंडेटरी एससी सीट्स मतलब एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इस तीनों को का सीट सपोज 1/3 या 2/3 या 50%, 33%, इस तरह से कुछ सीट इस तीनों के लिए रिजर्व रखा जाएगा वहाँ पे। थर्ड है जेंडर एम्पावरमेंट के लिए क्या है, 1/3, 33% सीट किसके लिए रिजर्व होगी, वुमेन के लिए, वही बताएं। हाँ, पहले तो ओबीसी एससी के लिए होगा, फिर फीमेल के लिए भी सीट रिजर्व होगा। अब ऐसा डिसीजन कौन लेगा, जिससे सेंटर का इलेक्शन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास। उसी तरह स्टेट का कोई इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपल पूल्स मतलब आपके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में वो बोलते हैं वोटर लिस्ट, हाँ वोटर लिस्ट जारी करती है। कौन जारी करती है, स्टेट, ना कि सेंटर। हाँ, और सेंटर मतलब ना कि सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वो नहीं जारी करती है, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जारी करती है। रेवेन्यू शेयरिंग, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इक्वाइट टू शेयर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लोकल बॉडीज बाय फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नॉर्मली देख सकते हैं, वही है 3 टायर स्ट्रक्चर। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, करने के बाद बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा इसका। अब नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट जो हुआ उसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोगों ने पढ़ा क्या है, प्रेसिडेंट है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर है, फिर COM है, इसी तरह से चलती है हायरार्की, ठीक है। उसी तरह से पंचायत में क्या है, रूरल की बात करें मतलब विलेज, विलेज में सबसे ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत में एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सरपंच। पंचायत समिति में एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मंडल और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति ही बोलते हैं उसको भी, ठीक है। और अलग अलग स्टेट में इसका नाम वेरी करता है, स्टेट के लैंग्वेज, स्टेट के अदर रीजन के अकॉर्डिंग। और जिला परिषद क्या करता है, लोकल MP और MLA, जिला परिषद से पॉलिटिकल हेड, ठीक है। जिला परिषद भी वो अथॉरिटी का नेम है, उसी तरह अर्बन में है म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव, स्मॉल टाउन्स एंड सेमी अर्बन एरिया कंट्रोल बाय इलेक्टेड चेयरमैन से, मतलब स्मॉल सेमी अर्बन टाउन्स के लिए होते हैं ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होते हैं। अब मेयर क्या फंक्शनली फॉर्म पॉलिटिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, MCD सुने होंगे आप लोग, एक्सेट्रा, जो रेगुलेट करती है रोड वगैरह, हाँ ट्रैफिक वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारा रीजन, बहुत सारी चीज़ को वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जो कि फेडरलिज्म था, ठीक है। अब हम इसका ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखें, हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि इंडियाज बोल्ड इम्प्लीमेंटेशन टू लोकलाइज डिसेंट्रलाइजेशन stands as the largest democratic experiment in modern human history. 36 lakh elected representatives across village, panchayat and urban wards, while persistent challenge remains regarding adequate fiscal funds, administrative autonomy from states to local units. Federal systems were successfully dependent democratic integration, ensuring that diversity strength rather than weakness, national cohesion. ठीक है, ये ऐसा चीज़ है ना कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, मेनली एग्जाम में इस तरह से लिखा जाता है, पहले आप उसके डिटेल के बारे में लिखें, लास्टली 2 लाइन अगर कंक्लूजन लिखना हो एग्जाम में, तो ये इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह से लोकलाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे वर्ड है इसमें, वीकेंड द नेशनल कोलिजन, इंटीग्रेशन, फिस्कल फंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यूज़ करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थैंक